आप लोग को ये जो क्लासेस होती हैं उसका पीडीएफ नहीं चाहिए क्या? या सेंड कर दूं? नहीं सर, नोट्स तो चाहिए होगा। ठीक है, तो कंपाइल करके कर दूंगा मैं। चल, खत्म होने के होते ही। जी। लेक्चर नंबर 6 इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमारे पास सिलेबस में केवल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस व्हाट वी हैव टू स्टडी इज, क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, एंड द मोस्ट बेसिक पीएमएमसी इज d arsenal movement, and from that d arsenal movement we will find a galvanometer. गैल्वेनोमीटर में फिर प्रॉब्लम्स एंड एरर्स कहाँ से आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। देन वी विल मॉडिफाई दिस गैल्वेनोमीटर टू अ मीटर एंड वोल्टमीटर। अमीटर वोल्टमीटर में मॉडिफाई करेंगे, और इसमें इसका इन्हेंसमेंट भी रहता है। इन्हेंसमेंट ऑफ अमीटर वोल्टमीटर। एंड उसके बाद और कुछ है क्या? आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं टू मेक रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरमेंट ऑफ एवरेज वैल्यू एंड रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक। इसके अलावा नहीं है कुछ सिलेबस में। ठीक। या आप चाहें तो मैं दिखा दिखा देता हूँ आपको। ठीक। उसके बाद हमारे पास ये ओम मीटर, ओम मीटर हम लोग कर चुके हैं। ठीक। वी हैव मल्टीमीटर एंड सीआरओ। बेसिक्स ऑफ मल्टीमीटर और सीआरओ हम लोग देखेंगे। ठीक। स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट, इट इज पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। फुल फॉर्म इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग coil instrument. So the permanent magnet is a stationary part, and a coil is moving part. एक stationary part and second one is moving part. And the most basic PMMC instrument is called D D-arsenal movement or D-arsenal galvanometer. And the basic design
we have permanent magnet. North south. We have iron core. कोर के ऊपर we have coil. This coil is given supply एक करंट फ्लो करेगा तो दिस लेंथ इज L, कोर का लेंथ, width is B. ठीक, these are permanent magnet. This is coil. ये क्या है? कंट्रोल स्प्रिंग. ये भी और ये भी. ठीक ना, जैसे ही करंट फ्लो करेगा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये कोर मूव करेगा, कोर मूव करेगा तो यहाँ पे एक पॉइंटर लगाइए और उसके सामने एक स्केल रख दीजिए. डायग्राम बनाइए. क्लास की बात करता हूँ सर. क्लास की बात करूँ, क्लास की बात करूँ कॉल. जी जी. डायग्राम बन गया, बताइए. यस सर. हाँ, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन 3 टॉर्क प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ऑफ 3 टॉर्क, 3 टॉर्क के प्रिंसिपल पे काम करता है ये. पहला टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है? व्हेन करंट passes थ्रू कॉइल. करंट जब कॉइल से पास करेगा, कॉइल and force acting on current carrying conductor placed in magnetic field produces torque. कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. जब उससे करंट पास करेंगे तो देयर इज अ कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क.
and this force is F is equal to BIL. Yes or no? और साइन थीटा भी था कैसे? हियर थीटा की वैल्यू नहीं जरूरत है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और कंडक्टर परपेंडिकुलर, ये कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, force is BIL. Direction of this force is obtained by Fleming's left hand rule. एक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। So this is left hand. You adjust your fingers so that हैंड जैसा लग रहा है ये। दिस इज थंब। फर्स्ट फिंगर towards magnetic field, middle finger towards current. करंट। If your first finger is towards magnetic field and middle finger is towards current, and thumb will give the direction of force. ठीक, so what is Fleming's left hand rule? It states that if we stretch our if we stretch first three fingers of our left hand so that they are mutually perpendicular, then if first finger points towards magnetic field, middle finger towards current, then thumb will give the direction of force. ठीक, अब देखिए दो कॉइल, एक कॉइल में जो है करंट मान लीजिए इधर ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे नीचे की तरफ होगी। ये सुनो, जाएगा तो वापस भी आएगा ना। दोनों कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन बताइए। दोनों कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन। कौन सा कंडक्टर सर? ठीक है सर, एक बार। कॉइल ना, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ, जी। यहाँ पे नीचे की तरफ। हम्म। सर एक बार इनसाइड द पेज होगा एंड नेक्स्ट टाइम आउटसाइड द पेज। द फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर टुवर्ड्स करंट। हम्म। पहला वाला फोर्स जो है
आउटसाइड द कंडक्टर है, और यहाँ पे इनवर्ड फोर्स की डायरेक्शन है ये। अच्छा, जब जो एंटी पैरेलल फोर्सेस लगते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता है? रोटेट करते या तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कैमरा, मोबाइल, पैरेलल फोर्सेस ऑब्जेक्ट मूव करेगा, एंटी पैरेलल फोर्सेस ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाएगा। ना इफ ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, therefore torque acting on the coil, कॉइल पे जो टॉर्क लग रहा है वो कितना होगा? दिया टॉर्क इज FD force into perpendicular distance between distance. line of action of force। Yes, sir. दोनों फोर्स Yeah, के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी, है कि नहीं? हाँ सर। तो फोर्स इज, टॉर्क इज एफ इंटू बी। अब वेक्टर वेक्टर फॉर्म में नहीं जा रहा हूं मैं, हम लोग यहाँ पे क्लासिकल टॉर्क नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो टॉर्क इज फोर्स इनटू बी, और टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बी आई एल, ठीक। लेकिन कॉइल में Yes, अगर एक sir. ही कंडक्टर होगा तो उस पर फोर्स लगेगा बी आई एल, एन नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स, बी आई एल इंटू एन इंटू बी। तो टॉर्क इज सर ये डी जो क्या है ये सेपरेशन वाला है ना। मैग्नेटिक, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मैग्नेटिक। फ्लक्स, एन बी आई, व्हाट इज एल इंटू बी? एरिया ऑफ कोयल। कॉइल। Torque is equal to NBIA, and this is nothing but deflecting torque. This is deflecting torque, and is number of turns on coil, is flux density of magnet। परमानेंट मैग्नेट है तो B की वैल्यू कांस्टेंट, I is current of coil, and that is actually the input। करंट का ही मेजरमेंट करना है ना आपको, and A is area of coil। देख लीजिए, first torque is deflecting torque, सर जी। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फिर से थोड़ा बताइए ना। इंस्ट्रूमेंट 3 टॉर्क सिस्टम पे काम करता है, जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोल टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। बाकी सब पे हम जाएंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है क्या? हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, कॉइल को जब आप करंट देंगे तो देन देयर विल बी अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स लगेगा, फोर्स से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज बी आई एल, ठीक। अब हमने देखा तो यहाँ पे दो एंटी पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं, so दो एंटी पैरेलल फोर्सेस विल रोटेट द ऑब्जेक्ट, वो डेफिनेटली टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे ही करेंगे। सर ये फोर जो फोर्स है वो एक्रॉस ब्रेथ है क्या? F इंटू बी लिखा है ना।
दो एंटी पैरेलल फोर्सेस, एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है. दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. पेन. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? विड्थ है ना ये. कॉइल की विड्थ ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. चलते. हम्म. ठीक है, समझा सर. ठीक. हाँ, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ. देन वी हैव सेकेंड इज कंट्रोल टॉर्क. नाउ control torque is provided by the spring. Control torque is provided by spring. ये कंट्रोल स्प्रिंग दिख रहा है आपको. And by nature, what is control torque? Tau c is equal to k theta. स्प्रिंग पे लगने वाला टॉर्क इतना ही होता है. k is spring constant. This is angle rotated. तो मान लीजिए रोटेशन 0 डिग्री का है, तो कंट्रोल टॉर्क कितना होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होगा सर. नहीं, 0 होगा तो फिर 1 होगा. जीरो जीरो ही होगा. होगा. जीरो हो 0 होगा. जाएगा. कंट्रोल टॉर्क विल बी 0. जीरो. बात समझ में आ रही है? अब इसको जी सर. एज्यूम करेंगे. ये है इंस्ट्रूमेंट. एक करंट फ्लो किया 10 एम्पियर. करंट कांस्टेंट, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कांस्टेंट. सपोज 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप हुआ. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. तो ये रोटेट करेगा. यस और नो? यस सर. लेकिन कंट्रोल टॉर्क हमेशा इसको अपोज करता है. जब रोटेशन 0 डिग्री, कंट्रोल टॉर्क 0. रोटेशन 5 डिग्री, कंट्रोल टॉर्क 5 न्यूटन. रोटेशन 10 डिग्री, कंट्रोल टॉर्क जो 10 न्यूटन. तो जिस एंगल पे कंट्रोल टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे, क्या वो बैलेंस पॉइंट होगा? यस सर, बैलेंस पॉइंट होगा. बैलेंस पॉइंट होगा, और उसी पॉइंट पे पॉइंटर को रुकना है और मेजरमेंट देना है. अगर सर ऐसा कहा जाए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अपोजिट, मतलब जो कंट्रोल टॉर्क है अपोजिट है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ऐसे बोल सकते हैं ना कि नहीं? इन एनी इंस्ट्रूमेंट, control torque always opposes deflecting torque. हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को ही कंट्रोल करना है. कंट्रोल फोर्सेस आर not in any case cannot be in same direction. बात समझ रहे हैं? यस सर. यस सर. So control torque is the direction of deflecting torque, and direction of control torque is always Opposite. opposite. अपोजिट. Okay? Now deflecting Yes. torque depends on input. If input is constant, deflecting torque is constant. Control torque increases with deflection. At the point at which deflecting torque and control torque are equal is the point of balance, and at that point measurement is done. समझ में आ रहा है? Yes sir. Now, a third torque is needed.
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, सॉरी, डैम्पिंग टॉर्क। तो अभी तक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है ऐसा, या मीटर, एनालॉग मीटर बन चुका है मेरे पास, ये स्केल है उसकी। यूजुअली पॉइंटर 0 पे रहता है। ठीक, यूजुअली पॉइंटर जो है वो 0 पे रहता है। आपने करंट पास की से 5 एम्पियर, तो ये रोटेट करके कहाँ जाएगा, 5 पे। मान लीजिए इस पॉइंट पे बैलेंस होना था इसको, इस पॉइंट पे आकर के नेट टॉर्क 0 हो गया। टॉर्क 0 होने से या फोर्स 0 होने से क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ये सुनो, हाँ सर, ये तो। एक्सेलरेशन 0 होता है लेकिन स्पीड तो 0 नहीं है, तो ये फिर आगे हम्म। जाएगा। आगे जाएगा तो कंट्रोल टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा, तो वापस उसको पीछे भेजेगा, डी एक्सेलरेट, तब ये पीछे आएगा। आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं क्या, उसके वेइंग मशीन पे खड़े होते तो पॉइंटर ऐसे हिलता है, हम्म। और हिल डुल के फिर थोड़ी देर बाद सेटल होता है। जब सेटल हम्म। होता है तब आप मेजरमेंट लेते हैं। ठीक, तो इस समय जो मशीन, वो जो इंस्ट्रूमेंट बना है विथ डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोल टॉर्क, it will be it will balanced at a certain point for measurement, but the pointer will oscillate। पॉइंटर इस पॉइंट के अराउंड ऑसिलेट करेगा। मेजरमेंट तब तक सही नहीं होगा जब तक पॉइंटर रुक ना जाए। ये सुनो, यस सर। प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं। तो यस सर। बाय बैलेंसिंग कंट्रोल टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोल टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस करने पर, बैलेंसिंग कंट्रोल टॉर्क and deflecting torque, we get the pointer oscillating around a point। पॉइंट ऑफ बैलेंस है, उस पॉइंट के अराउंड पॉइंटर ऑसिलेट करता है। टू डाई आउट दिस ऑसिलेशन, इस ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क is required, and there are 3 methods to provide damping torque। डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, तीसरा है एडी करंट डैम्पिंग। इसका आइडिया, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कौन सा डैम्पिंग होता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में यहाँ कौन भी सा सर डैम्पिंग टॉर्क है। एडी करंट होगा। जी, इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एडी करंट डैम्पिंग is used।
पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग यूज होता है, ठीक। यूज होता नहीं है, करते नहीं, अपने आप हो जाता है, ये कोर का वजह से ऑटोमेटिक ना है। कोर की वजह से, हाँ। जब ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो अंदर भी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। कंडक्टर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होते हैं उनको एडी करंट्स कहते हैं। वो ऑटोमेटिकली अपने कॉज का अपोज करेंगे, ठीक, और इसको रोटेट होने से रोकेंगे, ठीक। वो खुद ब ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना सर? ऑटोमेटिकली हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती किसी और चीज की, कहते हैं एडी करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये। Yes. उसके अलावा भी है, इनका यूज कहाँ पता है किसी को याद है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ पे यूज होता है? मूविंग आयरन Moving air. इंस्ट्रूमेंट एंड एडी करंट, या सॉरी, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट फॉर्म में ईडी इंस्ट्रूमेंट। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग जहां पे टॉर्क बहुत स्मॉल होता है, वेयर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क is small. Example, electrostatic instrument, हो गया। हाँ सर। इसको भी याद रखिएगा, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन याद जरूर रखिएगा। Therefore, सर जी, सर ये एडी करंट डैम्पिंग कैसे होता है, थोड़ा इसका बता देने से थोड़ा दिखता गया। एडी करंट्स क्या होते हैं आप ये बताओ? वो एडी when a करंट के बारे conductor में। when a conductor cuts magnetic lines of force, okay, the currents are induced inside the body of conductor, that currents are called eddy currents। वो लोकलाइज्ड करंट होती हैं, उनका डायरेक्शन और फ्लो ये सब ट्रेस नहीं हो पाता। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एडी करंट्स का कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर से आता है। ट्रांसफार्मर में होता क्या है? और ये करंट में, करंट कॉइल में करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड आयरन में या इस कंडक्टर में पास कर रहा है कि नहीं? जी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट कर रहा है, एरिया को। परपेंडिकुलर है ना एरिया और वो दोनों। जी। तो अंदर बॉडी में छोटी छोटी लोकलाइज्ड करंट ऐसे फ्लो करती है। इस करंट का पाथ आप नहीं दिखा सकते, ना तो ये ओम्स लॉ फॉलो करती हैं, V इक्वल टू आई आर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक। लेकिन एक चीज जरूर होता है प्रैक्टिकली जिसको आप सेंस कर सकते हैं, लॉसेस, हीट प्रोड्यूस होना। हीट प्रोड्यूस हुआ है, दैट मीन्स करंट है वहां पे, दैट इज एडी करंट। और एडी करंट्स
इसको हम यूज करते हैं आपके फर्नेस में, बड़े बड़े हजारों टनों मेटल को पिघलाने के लिए। आप सर इसका तो रीजन, एग्जैक्ट रीजन क्या है कि वो फ्लक्स परपेंडिकुलर है ना? वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट फ्लो करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। हम्म। आप इस एरिया को देखो तो एरिया भी तो ये करंट का क्लोज पाथ दे ही रहा है ना। हम्म। तो कभी किसी सॉलिड मेटल बॉडी को कंडक्टर कट करेंगे तो उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होंगी, और वो कोई भी इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट किसका अपोज करता है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। हम्म। तो अगर इंस्ट्रूमेंट के घूमने से एडी करंट प्रोड्यूस होता है तो एडी करंट घूमने का अपोज करेगा, मत घूमिए। इट विल बी अच्छा। अपोजिट टू, इट विल बी अपोजिट टू वेलोसिटी। Any damping torque, any damping force opposes velocity. हम्म। ठीक है सर। Done. At balance, the deflecting torque will become equal to control torque. Yes or no? Deflecting torque is NIAB and control torque is K theta. So theta is equal to K upon NAB into I. Theta is equal to G into I. And two important relation, G is equal to K upon NAB. What is K? Spring constant. Q constant. Spring constant is a constant. Yes, sir. What is N? Number of turns on coil. Once Yes. instrument is made, N is constant. A is area of coil. That is also constant. ये बनने के बाद इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा ना। Hmm. B जो है, B is what? परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कांस्टेंट। दिस G is called galvanometer constant, and we get theta proportional to I. Conclusion is theta is proportional to I. Theta proportional to I means output proportional to input. इनपुट क्या था? करंट, जिसका मेजरमेंट करना था। आउटपुट क्या था? डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट बन गया। सर करंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना सर, वो इक्वेशन का हिसाब से, तो आप नीचे लिखना था, ऊपर लिख दिया। NBIA चेक कर लीजिए ये पहले। देखिए थीटा ये। ओके ओके सर, हाँ ठीक। फिर के नीचे जाएगा ना सर, है? ये डिनोमिनेटर में जाएगा ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो बोलता लिख सकते NAB अपॉन K। हैं। वो भी उल्टा हो जाएगा। अब ठीक है। यस। इंपॉर्टेंट रिलेशन इज आउटपुट प्रोपोर्शनल टू इनपुट। ठीक। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट बन गया, ये रहा इंस्ट्रूमेंट। पॉइंटर अपने मेन पोजीशन पे,
what is achieved is theta is proportional to I. अब देखिए आपको करना क्या है ना, सिर्फ एक बार नोन करंट देना है इंस्ट्रूमेंट को। आपने सपोज करिए इसको 10 एम्पियर दिया और ये पॉइंटर यहां जाके रुका, ठीक। तो आप एक पेपर लगाइए और यहां लिख दीजिए 10, ठीक। नाउ सिंस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो 2 थीटा पे 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15। अब बन गई स्केल। नाउ इंस्ट्रूमेंट वाज डिजाइंड, नाउ इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड। Once we designed the instrument and got theta proportional to I, अब हमें करना क्या है? We have to pass one known current to the instrument. अब हमें इस इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ एक बार नोन करंट पास करनी है टू पॉइंट द स्केल। स्केल पॉइंट जाएगा एंड सिंस थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, therefore distribute the scale uniformly. We also call it linear scale. आप स्केल को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक। एंड now the instrument is calibrated and ready for measurement। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है और मेजरमेंट के लिए तैयार है। ठीक, तो एक अमीटर बना दिया है आपने। सडनली अगर यही आप वोल्टेज अप्लाई करके स्केल बनाते तो वोल्ट मीटर बन जाता। तो बाय डेफिनेशन या बाय डिजाइन अमीटर और वोल्टमीटर दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इट इज द वे ऑफ कैलिब्रेशन। अगर आप वोल्टेज लगा करके ये स्केल बनाएंगे तो वोल्टमीटर बन जाएगा, अगर आप करंट अप्लाई करके स्केल बनाएंगे तो अमीटर बन जाएगा, ठीक। एंड द कॉमन डिजाइन इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। यह है गैल्वेनोमीटर। अभी ना तो ये अमीटर बना है ना भी वोल्टमीटर बना है, ठीक। बेसिक आइडिया हमने ले लिया कि ये अमीटर भी बन सकता है और वोल्टमीटर भी बन सकता है, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे मेन फैक्टर, की फैक्टर क्या होता है? आप इंस्ट्रूमेंट से क्या चाहते हैं? सर एक्यूरेट रिजल्ट। एक्यूरेट मेजरमेंट। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइमिंग, कॉस्ट, ये सब, पावर लॉस कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। एक्यूरेसी होनी चाहिए। 1 kg मीन्स 1.0000 kg, 1.19, ठीक। आप इंस्ट्रूमेंट से, खासतौर से इलेक्ट्रिसिटी में हमें एक्यूरेसी और चाहिए रहती है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे जाते हैं तो वहाँ पे 1 वोल्ट 2 वोल्ट से बहुत फर्क पड़ जाता है। कोई इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड से रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, कोई रिवर्स से फॉरवर्ड हो जाएगा, कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी सर्किट की। बात समझ रहे हैं? अब इंस्ट्रूमेंट तो बना लिया, लेकिन इसमें एरर है। 3 तरह के एरर होते हैं। एक फ्रिक्शनल एरर, टेम्परेचर एरर और फ्रीक्वेंसी एरर, ठीक। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सोर्सेज ऑफ एरर।
अगर आप ढूंढने जाएं कि कहाँ कहाँ से एरर आ सकता है, देयर आर 3 main sources of error in this instrument. इस इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली 3 सोर्सेज हैं एरर के लिए। ठीक, there are 3 main sources of error in this instrument. पहला है आपका फ्रिक्शनल एरर, दूसरा है टेम्परेचर एरर, तीसरा है फ्रीक्वेंसी एरर। पहला पॉइंट। ठीक, फ्रिक्शनल एरर मतलब देखिए, फ्रिक्शन होगा कहाँ पे? तो पॉइंटर और स्केल के बीच में। पॉइंटर और स्केल कभी कांटेक्ट में नहीं रहते, पॉइंटर हमेशा ऊपर रहता है। occurs between कॉइल और मैग्नेट। fixed part and moving part। फ्रिक्शन होगा कहाँ पे? फिक्स्ड पार्ट और मूविंग पार्ट के बीच में। अच्छा, आपको पता है फ्रिक्शन 2 तरह का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन एरर प्रोड्यूस करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक Kinetic. काइनेटिक ही होगा सर। स्टैटिक फ्रिक्शन एरर प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन को समझिए, एक बहुत भारी ब्लॉक है, मास m। एक आदमी आता है, इसको पुश करता है, धक्का देता है। By looking at the size of this man, क्या आपको लगता है ये पुश कर पाएगा? नहीं सर, बहुत बड़ा है ब्लॉक। नहीं कर पाएगा। इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन और ब्लॉक मूव नहीं हुआ। इसका मतलब ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगा 10 न्यूटन, दोनों फोर्स कैंसिल हो गए, ब्लॉक मूव नहीं हुआ। क्या सुनो, इसने यस फोर्स बढ़ाया 20 न्यूटन, अभी भी ब्लॉक मूव नहीं हुआ, क्योंकि मतलब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ के 20 हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक, तो आपने इंस्ट्रूमेंट को करंट दिया और मूव नहीं हुआ, इट मीन्स व्हाट? इंस्ट्रूमेंट में दोनों करंट है, बराबर। रिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मीन्स एरर है वो। उतना अमाउंट का करंट इंस्ट्रूमेंट का एरर बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मेनली इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं आप? अगर ये प्रॉब्लम है तो घटाना पड़ेगा। यस सर। फ्रिक्शन को कम करने का तरीका है कि इसको कम कर दीजिए। किसको? मास को। अगर ये छोटा होता तो भी क्या मूव नहीं करता? मूव करेगा। करता। ठीक, तो अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन से होने वाले एरर को रिड्यूस करना चाहते हैं, then the weight of moving part should be very small। ठीक, and in other words, to remove this error 3 काम कर सकते हैं आप। टॉर्क बाय
weight ratio should be high। टेक्निकली हम कहते हैं टॉर्क बाय वेट रेशियो हाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा है। और इजीली प्रोड्यूस हो जाए। हाँ, टॉर्क हो, वेट ना हो। इजीली प्रोड्यूस। दूसरा, ज्वेल बियरिंग्स। तीसरा, टॉर्क सस्पेंशन। तो आप ये सब नाम जान लीजिए। बियरिंग्स बना दीजिए, बियरिंग से फ्रिक्शन कम होता है, वो सेकेंडरी चीजें हैं। ये तो आपको करना ही करना है, मोस्ट प्राइमरी फैक्टर है। टॉर्क बाय वेट रेशियो शुड बी हाई, या वेट बाय टॉर्क रेशियो शुड बी लो। ठीक। सर ये ज्वेल बियरिंग क्या मतलब? ये कॉइल को बियरिंग का शेप में बना दो इसमें। बेयरिंग समझते हैं आप? जी सर। स्पेयर शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का। स्क्वायर। अब साइकिल चलाए? सर्कल यस होता है सर। सर, स्पेयर। गोल। नहीं नहीं, स्पेयर स्पेयर बोला, स्पेरिकल शेप का हो। स्फीयरिकल स्पेरिकल कहाँ और से होता है? सिलिंड्रिकल भी होता है सर। सिलेंड्रिकल होता है। बहुत सिलेंड्रिकल। ओके। और इसमें रॉड ये रहते हैं, ये जी सर। फिक्स्ड पार्ट या मूविंग पार्ट। फिक्स्ड और मूविंग पार्ट बेयरिंग से जुड़े होते हैं। इट इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन फिक्स्ड पार्ट एंड मूविंग पार्ट। व्हाट इज ज्वेलरी? पहनने वाला ज्वेलरी होता है। व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन? खासियत क्या होती है ज्वेलरी की? पता नहीं रे सर वो तो। सर आप डिजाइन। ऑर्नामेंट को बोल रहे हैं सर, जो पहनते हैं वो है हाँ, ज्वेल। ऑर्नामेंट। ज्वेलरी, द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द ज्वेलरी इज डिजाइन परफेक्शन। अगर दो ज्वेलरी एक जैसी है तो ये एल और ये एल एकदम एक जैसा शेप साइज का होना चाहिए। तो ज्वेल डिजाइन का मतलब होता है परफेक्टली डिजाइंड। ज्वेल बीरिंग का मतलब एक ऐसा बेयरिंग जिसको ज्वेलरी जैसा परफेक्शन दिया गया हो। इसका हर एक पार्ट परफेक्टली परफेक्टली बना करके डिजाइन करके दिया हो, को ज्वेल बेयरिंग कहते हैं। सर ये बियरिंग जो क्या है सर, वो सिलिंड्रिकल शेप होता है क्या सर? हाँ, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, ऐसा मिलता है। सर वो बियरिंग जो बेयरिंग ये कभी भी कोई स्फेरिकल चीज बॉल टाइप का घूमती, नहीं होता है? स्फेरिकल स्फेरिकल बॉल। बॉल जैसा होता बेयरिंग के अंदर स्फेरिकल बॉल होते हैं, तो इनको बॉल है? बेयरिंग कहते हैं। हम्म। वो कंप्लीट डिजाइन को बेयरिंग कहा जाता है। उसके अंदर स्फेरिकल स्फेरिकल बॉल रहते हैं जो घूमते हैं ना। हाँ हाँ। बेयरिंग में एक इनर सरफेस होता है, उसके ऊपर स्फेरिकल बॉल्स होते हैं, और हम्म। यहाँ पूरा लुब्रिकेंट भरा रहता है, आउटर सरफेस होता है। इसी को यहाँ पूरा पे मिला के होता बियरिंग बोलते हाँ, ये होता है शाफ्ट। अब ये स्फेरिकल बॉल के साथ ये आउटर पार्ट मूव करेगा, ये रुका रहेगा, ये मूव करेगा, हैं। जी ये सर। रुका रहेगा। तो द कॉन्टैक्ट ऑफ मूविंग पार्ट एंड फिक्स्ड पार्ट, इसको दोनों को अटैच करने के लिए जो डिजाइन सिस्टम है उसको बियरिंग कहते हैं। दिस एंटायर हम्म। सिस्टम इज बियरिंग। एंड अगर यहाँ पे बॉल्स हैं तो बॉल बियरिंग, रॉड है तो रॉड बियरिंग, रोलर बियरिंग कहते हम्म। हैं इसको। अलग अलग अच्छा। टाइप का। ठीक। ठीक। अब ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉर्क बाय वेट। ड्यू टू दिस, इस फैक्टर की वजह से कॉइल इज स्मॉल एंड लाइट वेट। बहुत छोटा अगर कॉइल है तो ना तो उसको आप ज्यादा वोल्टेज दे सकते हैं, ना ज्यादा करंट दे सकते हैं। हम्म। ठीक। हैविंग कैपेसिटी
ऑफ अराउंड 1 वोल्ट, ये रेंज है 1 वोल्ट और 0.2 एम्पियर, 0.02 0.5 एम्पियर कुछ भी लिख लीजिए। 1 वोल्ट 0.5 एम्पियर 1 एम्पियर से या 0.1 एम्पियर से इतनी ही कैपेसिटी होती है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की। ये कॉइल इससे ज़्यादा कैपेसिटी के नहीं हो सकते। अगर होंगे तो उनका वेट बढ़ेगा तो फिर वो रिजल्ट सही नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा है? सर एक तरह का रेटिंग ही मान लेगा ना इसको ना? नहीं 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 नहीं, अभी कुछ नहीं मानेंगे। तो अब ऐसे वोल्टमीटर का क्या फायदा जो 1 वोल्ट से ऊपर मेजरमेंट ही नहीं कर पा रहा है? कोई फायदा है इसका? नहीं नहीं सर। नहीं है। तो अब हमें इसको बदलना पड़ेगा, इसके डिजाइन में कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा वोल्टेज मेजरमेंट कर सके। दैट इज नोन एज एनहांसमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर और एनहांसमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर एज अ मीटर। वहां से भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ये सी जो थॉट थॉट एस सस्पेंशन, ये क्या होता है ना? शॉर्ट सस्पेंशन फालतू चीज़ है, पीएमएमसी में यूज भी नहीं होता है। एक रोप जैसा सस्पेंशन बना देते हैं। ठीक, आप इसको रोटेट करिए। अभी क्या होगा, जब पॉइंटर यहाँ से कनेक्टेड रहेगा, पॉइंटर पे कॉइल पे फोर्स लगेगा तो ये टॉर्क या रोप, सस्पेंडेड रोप ट्विस्ट होगी। रोप ही ट्विस्ट हो जाएगा, वहां पे कोई बेरिंग वेरिंग नहीं रहती है। लेकिन अगेन रिजल्ट वहां नहीं मिलते। कहानी लिखने में लिखा रहता है, मिटा दीजिए इसको चाहिए तो। या आप दिल पे पत्थर रख के लिख करके भूल सकते हैं तो लिख लीजिए। लेकिन एरर मिटाने का तरीका सर पहला वाला ही है ना सर? दोनों तो इतना काम दोनों काम नहीं है। नहीं। काम है बहुत हाई हाई लेवल पे, लो लेवल पे कोई जी काम नहीं इनका। लेकिन जब इंजीनियरिंग में कोई लिमिट नहीं होता है। आपने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप एक डिपार्टमेंट पूरा बैठा दीजिए कि इस वायर को बहुत परफेक्ट बनाइए, एक डिपार्टमेंट बैठा दीजिए कि इस स्केल को परफेक्ट बनाइए, एक डिपार्टमेंट बैठा दीजिए कि इस पॉइंटर में जो एरर है उसको आप फिक्स कीजिए। कहाँ तक जाना है उसका कुछ वो लिमिट नहीं होता है। तो आप जॉयल बीयरिंग अभी हमारे लेवल पे मतलब नहीं है। बहुत हाई लेवल पे जब आप परफेक्ट 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 करते चले जाएंगे हर चीज को, तो आगे जाके उसका इंपॉर्टेंस आ जाता है। कल खत्म करेंगे इसको, ठीक है? ठीक है सर। 11:30 नेक्स्ट क्लास।